नमस्कार, मैं मानवी आप सभी दर्शकों का एनडीटी के वीकली राउंडअप में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बीते 8 जनवरी को बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों की रिहाई को रद्द करते हुए उन्हें वापस जेल भेजने का फरमान दिया। कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई। बता दें कि 15 अगस्त 2022 को जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तब आजीवन कारावास की सजा भोग रहे बिल्किस बानो के आरोपियों को जेल में अच्छे आचरण का हवाला देते हुए आज़ाद कर दिया गया। अभी तक की सूचना के अनुसार 11 में से 9 दोषियों को लापता बताया जा रहा है। इसके साथ ही अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि वह आरोपियों को कानूनी उपाय देने पर विचार करेंगे। सरकार का गैंगरेप जैसे संगीन अपराधियों को खुला छोड़ना और उनके पक्ष में खड़े रहना उन सभी महिलाओं के मुंह पर तमाचा जड़ने जैसा है जो न्याय का ख्वाब देख रही हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में शेल्टर होम से लड़कियों के लापता होने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां देश के अलग अलग राज्यों से बचाई गई लड़कियां एक शेल्टर होम में लापता मिली। जांच पड़ताल में पाया गया कि वो शेल्टर होम रजिस्टर्ड तक नहीं था। मामले के दबाव में 2 जिला बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इस घटना को लेकर देश भर की महिलाओं में भारी आक्रोश है। हरियाणा के सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के लगभग 500 छात्राओं ने सीएम और पीएम को चिट्ठी लिखकर प्रोफेसर द्वारा यौन शोषण करने की शिकायत की। छात्राओं ने कहा कि इस मामले में उन्होंने पहले भी कुलपति को शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। इस मामले ने महिला सुरक्षा और न्याय का सवाल एक बार फिर हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बीते दिनों मणिपुर में चिन कुकी समुदाय को मिले अनुसूचित जनजाति एसटी दर्जे को खत्म करने की खबरें सामने आई हैं। इस संबंध में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि चिन कुकी समुदाय को राज्य की एसटी सूची से हटाया जाएगा या नहीं, इस पर निर्णय लेने के लिए एक सर्व जनजाति समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह बयान जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पद के बाद आया है, जिसमें मणिपुर की एसटी सूची से घुमंतू चिन कुकी समुदाय को हटाने की मांग पर राज्य सरकार के विचार मांगे गए हैं। समिति निर्माण की बात एक ऐसे मौके पर आई है जब मणिपुर एक बार फिर तनाव की स्थिति में है। ऐसे में इस पर मणिपुर की स्थिति पहले से ज्यादा खराब होने की आशंका जताई जा रही है। बीते हफ्ते भारत मालदीव के रिश्तों में बढ़ रही कड़वाहट चर्चा में रही। भारत के प्रधानमंत्री पर मालदीव के मंत्री के तथाकथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। जहां देश की मुख्यधारा की मीडिया में बाइकॉट मालदीव की खबरें छाई हुई हैं, वहीं दूसरी ओर इन बिगड़ते रिश्तों को भारत की कूटनीतिक हार बताया जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत से सेना को वापस बुलाने की बात कही। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की माने तो भारतीय निजी कंपनियों और सेना के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ मालदीव की जनता में आक्रोश है, जिसके चलते ही मोइज़ो की सरकार सत्ता में आई। ऐसे में अपने इस पड़ोसी देश के साथ रिश्तों को सुधारना भारत सरकार के लिए आने वाले दिनों में एक चुनौती की बात होगी। हफ्ते सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताज़े आंकड़े सामने आए हैं। इनके आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में 20 से 24 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर पिछली तिमाही से बढ़कर 24.5% हो गया है। वहीं 25 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 14.3% रहा है। ये आंकड़े देश में युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी की चिंताजनक स्थिति को उजागर करता है। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एक ओर देश में युवा बेरोजगार है, वहीं दूसरी ओर आम मजदूर बेहद कम वेतन में रोजाना 10 से 12 घंटे काम करता है। हालात ये हैं कि 2 मजदूरों से 3 मजदूरों का काम कराया जा रहा है, जिसके चलते युवाओं का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार होने पर मजबूर है। इसे आर्थिक मामलों के कई जानकार रोजगार देने में सरकार की विफलता बताते हैं। दिल्ली में
इलाज में लापरवाही के एक संगीन मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। घटना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की है, जहां यौन हिंसा के एक आरोपी को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था। इस बीच वैन से कूदने पर उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे 4 अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। सुविधाओं की कमी और इलाज में देरी के चलते उसकी मौत हो गई। इस मामले पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा बीते 5 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए किए गए खर्च का ब्यौरा मांगा है। साथ ही सरकार को एक केंद्रीय डेटाबेस निर्माण करने की संभावना तलाशने को कहा है, जिसके माध्यम से अस्पतालों में खाली बेड की संख्या ऑनलाइन देखी जा सके। इस दौरान दिल्ली के अस्पतालों में जाली जांच और भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला भी लगातार चर्चा में है। पिछले दिनों में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में जाली मेडिकल टेस्ट और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। जांच हेतु एलजी की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश भी दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने आगामी 16 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर चक्का जाम का ऐलान किया है। संयुक्त मंच ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को भी सामने रखा। मंच ने खरीद की गारंटी के साथ सभी फसलों के लिए एमएसपी तय करने की मांग उठाई। साथ ही मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह करने की भी मांग उठाई गई है। मंच ने कहा कि 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करने, कर्जे के दलदल से मुक्ति के छोटे और मध्यम किसानों के परिवारों की व्यापक ऋण माफी की मांगों को पूरा करने और मौलिक अधिकार के रूप में रोजगार की गारंटी देने का मुद्दा भी 16 फरवरी को उठाया जाएगा। चुनाव के नतीजों के बाद शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। 2009 के बाद से हसीना की अवामी लीग बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रही है। बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया और जनता ने भी चुनावों के बहिष्कार की अपील की। विपक्ष की अपील के चलते इस बार केवल 40% वोटिंग हुई, वहीं पिछली बार करीब 80% वोटिंग हुई थी। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में पहले बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों को हिरासत में ले लिया जाता है। चुनाव को निष्पक्ष दिखाने के लिए नकली उम्मीदवारों को जिताया गया। इस तरह का ट्रेंड विश्व के अन्य देशों में भी देखा जा सकता है, जहां सरकारों पर अपने आलोचकों को जेल में भरने और चुनावों में धांधली कर सत्ता में बने रहने का आरोप लगता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई सरकार की आलोचना की जा रही है। इसे वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र पर बढ़ते खतरे के रूप में देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगलों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। इसे संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई अन्य संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। इस बीच प्रशासन ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। बता दें कि 2010 में नो गो जोन घोषित हुए हसदेव के जंगल में अब लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाएंगे। इसका वन्य जीव के साथ पर्यावरण और स्थानीय लोगों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि कोयलों के संसाधन को हासिल करने के लिए सरकार वन्य जीव और पर्यावरण को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि 17 ग्राम सभाओं के मना करने के बाद भी फर्जी ग्राम सभाओं के जरिए जंगल की कटाई के लिए सहमति पत्र हासिल किया गया है। स्थानीय लोगों ने आने वाले दिनों में यह संघर्ष तेज करने की बात कही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों ने फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल इस सप्ताह क्रांतिकारी युवा संगठन और संघर्षशील महिला केंद्र नाम संगठनों ने मिलकर साझी विरासत साझे संघर्ष नाम के एक अभियान को शुरू किया। यह अभियान सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन से शुरू होकर फातिमा शेख के जन्मदिन पर खत्म हुआ। अंतिम दिन में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में महिलाओं और दलितों तक शिक्षा पहुंचाने के फातिमा सावित्री के संघर्षों को दिखाया गया। बता दें कि 1849 में फातिमा शेख के घर में महिलाओं और दलितों के लिए पहला विद्यालय खोला गया था। सावित्रीबाई और फातिमा शेख को हाशियाई समुदायों को शिक्षा पहुंचाने के लिए याद किया जाता है। क्रांतिकारी युवा संगठन केवाईएस ने एसओएल के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया।
यह प्रदर्शन मोतीलाल नेहरू कॉलेज और अरबिंदो कॉलेज में एसओएल छात्रों की परीक्षाएं खुले और टेंट में आयोजित कराने के विरोध में किया गया। संगठन का कहना है कि जिस समय दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उस समय परीक्षाएं टेंट में आयोजित कराई जा रही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की तैयारियों की पोल खोलती हुई ये घटना सामने आई है। प्रदर्शन के बाद केवाईएस ने डीयूवीसी के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में परीक्षा विभाग के अधिकारियों, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और अरबिंदो कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। साथ ही परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों के लिए छात्रों से लिखित माफी मांगने और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की भी मांग की गई। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों ने एसओएल में वित्तीय अनियमितताओं और जांच कराए जाने को लेकर डीयूईसी के रेजोल्यूशन के अनुसार एसओएल के लिए एक अलग एग्जामिनेशन ब्रांच स्थापित करने जाने की मांग उठाई। आज के राउंडअप में बस इतना ही। इस वीकली राउंडअप में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्षधर खबरों का ब्यौरा लेकर, इसी दिन इसी समय। एनडीडी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो पर कमेंट अवश्य करें।